उड़ती गिल खिसकोली, जो कि हमारे अभी छोटा उदयपुर और गुजरात के मेजर पार्ट में मिलती है। okay. तो हम अगर फ्लाइंग स्क्विरल्स की बात कर रहे हैं तो हम उसके बारे में पहले फिजिकल फीचर्स देख लेते हैं, उसकी जो बेसिक चीजें हैं वो उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो ये बेसिकली एक नॉकटर्नल स्पीशीज है जो कि मोस्टली शाम के टाइम पे और अर्ली मॉर्निंग के आवर्स में ये ज्यादा एक्टिव रहती है। मतलब इनकी जो एक्टिविटी होती है वो बेसिकली शाम के टाइम पे जब सूरज ढल जाता है उसके बाद और सूरज उगने से पहले वो वापस अपने घोंसले में चली जाती है। तो वो रात का जो टाइम होता है उसी तक उसका बेसिकली जो एक्टिविटी है वो लिमिटेड है। रात के टाइम पे वो मोस्टली अपने घोंसले में ही रहती है और बाहर निकलना तब तक पसंद नहीं करती जब तक उसको किसी तरह से डिस्टर्ब ना किया जाए या फिर किसी तरह का अटैक या ऐसा कुछ ना हो उसके ऊपर। ये लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसका वजन ऑलमोस्ट 2 केजी तक जाता है। और इसकी जो सबसे खास बात है, मतलब इसको फ्लाइंग स्क्विरल जो कहा जाता है वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ में उसकी एक स्किन होती है जो उसके आगे और पिछले पैरों के बीच में प्रेजेंट रहती है, जो कि एक लेयर का काम करती है कि जब वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदती है तो वो उसको स्ट्रेच कर देती है, मतलब फैला देती है, जिसकी वजह से उसको सपोर्ट मिलता है और वो ग्लाइड कर सकती है। बेसिकली ये उड़ती नहीं है, हमेशा उड़ने में और ग्लाइड करने में एक डिफरेंस रहता है। उड़ने में वो चीजें उड़ सकती हैं जिनके पास पंख होता है, जैसे कि चिड़िया सब होती है, पर फ्लाइंग स्क्विरल ऑल्दो हम इसको फ्लाइंग स्क्विरल कहते हैं पर ये सिर्फ ग्लाइड कर सकती है। मतलब किसी एक जगह पे जाके ऊंचे जगह पे वहां से ग्लाइड करके और अपने जो इनके स्किन होती है जिसको हम पटेजिया बोलते हैं उसकी हेल्प से ये सिर्फ एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जंप कर सकती है और ये मोस्टली ऐसा ही मोशन करती है। और क्योंकि इसके पास पोटेशियम है और ये ग्लाइड करने की इसकी एबिलिटी है इसलिए ये चलना फिरना बहुत कम अवॉइड करती है, नहीं करती है। और मोस्टली अगर देखा जाए तो चलना फिरना इनका कम होता है और ग्लाइडिंग जो है उनका बिहेवियर वो ज्यादा ये फॉलो करती है। तो ये चीजें हमने देखी। ओके, रिप्रोडक्शन मतलब जो उनका मेटिंग सीजन होता है, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वो बेसिकली समर के टाइम पे होता है। मतलब आपको अर्ली समर में काफी बार फ्लाइंग स्क्विरल्स जो होती हैं वो ऑल्दो सॉलिटरी एनिमल्स होते हैं, मतलब वो अकेले रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं। आप जब भी उनको देखोगे तो वो हमेशा सिंगल आपको मिलेंगी, पर कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे आपको एक से ज्यादा फ्लाइंग स्क्विरल्स मिल सकती है। तो वो जो पहला कंडीशन होता है वो होता है उनका मेटिंग पीरियड। मतलब जिस टाइम पे उनका मेटिंग पीरियड होता है उस टाइम पे यूजुअली आपको 2 या 3 फ्लाइंग स्क्विरल्स एक साथ दिख सकती हैं। उसके अलावा मोस्टली वो सिंगल रहना ही पसंद करती हैं। उनका 46 डेज का गेस्टेशन पीरियड होता है और उसके बाद वो बच्चों को जन्म देती है। जंगल की बात करें तो उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो ऑलमोस्ट उनका 6 साल का होता है, पर अगर उनको कैप्टिविटी मतलब जू में या ऐसे रखा जाए तो वो ऑलमोस्ट 12 साल तक जिंदा रह सकती है। अभी हम फ्लाइंग स्क्विरल्स की बात कर रहे हैं तो ये बहुत एक छोटी सी स्पीशीज है जो कि हमारे जंगलों में मिलती है। और मोस्टली जो रिसर्च या फिर जो कंजर्वेशन फोकस्ड रहता है वो सब ज्यादातर हम बड़े स्पीशीज पे ही हम जनरली ऑब्जर्व करते हैं। पर जंगल में या इकोसिस्टम की बात करें तो हर स्पीशीज का, जितनी भी स्पीशीज आपकी जंगल में मिलती है उन सबका कुछ एक स्पेशल रोल होता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है। और अगर वो लिंक टूटे तो उससे हमारे कंजर्वेशन को नहीं, सिर्फ फॉरेस्ट कंजर्वेशन इकोसिस्टम तक को भी नुकसान हो सकता है। तो बेसिकली जो फ्लाइंग स्क्विरल्स होती हैं उनका रोल सीड डिस्पर्सल, पॉलिनेशन और प्लांट के फंक्शनिंग और उनके ग्रोथ से रिलेटेड ही होता है। और क्योंकि फ्लाइंग स्क्विरल्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती है, चाहे वो फूड की है, नेस्टिंग की है, वो सारी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो फॉरेस्ट से पूरी होती है, इसलिए ये बहुत अच्छे फॉरेस्ट हेल्थ के इंडिकेटर्स की तरह काम करते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू लीगल स्टेटस। ग्लोबली अगर देखा जाए तो रेड आईयूसीएन की लिस्ट के हिसाब से ये लीस्ट कंसर्न में है। मतलब इनकी पॉपुलेशन जो है वो काफी हद तक स्टेबल है वर्ल्ड में और इनको अभी इतना ज्यादा कुछ खतरा नहीं है, इसलिए इनको लीस्ट कंसर्न में रखा गया है। पर इंडिया की अगर हम बात करें सिनेरियो की तो यहाँ पे काफी जगह पे ऐसा स्टेट्स में पाया गया है जिन स्टेट्स में इनका डिस्ट्रीब्यूशन है वहां के रिसर्च के अकॉर्डिंग इनकी जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है। तो इनके जो शेड्यूल जो स्टेटस है उसको रीडिफाइन करने की जरूरत है। और इसकी वजह से इनका स्टडी और पॉपुलेशन स्टेटस ये सब जानना बहुत जरूरी है अगर हम इनके लीगल स्टेटस को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में इसका प्रेजेंस अच्छा खासा है, काफी सारे फॉरेस्ट में मिलती है।
पर फिर से हमारे पास जो एग्जैक्ट डेटा होना चाहिए उनके पॉपुलेशन स्टेटस को लेकर या उनके कंजर्वेशन इश्यूज को लेकर, वो अभी भी लैकिंग है। तो इंडिया की बात करते हैं तो आप नीचे वाले मैप में देख सकते हैं, ये जो 7 स्टेट्स है, यहाँ पे मेजरली जो हमारी फ्लाइंग स्क्विरल्स है जो गुजरात में भी मिलती हैं, वो इन सभी स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कंप्लीटली एब्सेंट है, और ये सिर्फ वेस्टर्न रीजन में मिलती है। okay. ये मेरा स्टडी एरिया था। गुजरात में हमने कुछ बेसिस डेटा कलेक्ट किए थे हमारा वर्क शुरू करने से पहले, तो उन बेसिस के रिलेटेड हमने ये सारा एरियाज जो आपको दिख रहे हैं, ये सारा हमने सेलेक्ट किया था हम एज हमारी स्टडी। इन सब में हमारे फील्ड वर्क किए गए थे, हमने किए थे, और डेटा कलेक्ट किया गया था डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर। और जो हमारा मेजर काम था वो छोटा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में था, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली कंपेयर टू अदर स्टेट, अदर पार्ट्स ऑफ द गुजरात, वहाँ पे फ्लाइंग स्क्विरल की जो पॉपुलेशन है, रतन महल, छोटा उदयपुर, उन सब एरिया में फ्लाइंग स्क्विरल की पॉपुलेशन काफी अच्छी मिलती है। ये गुजरात के डिफरेंट हैबिटाट से जहां जहां पे हमने स्टडी किया था फ्लाइंग स्क्विरल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ओके, अभी हम फ्लाइंग स्क्विरल्स की बात करते हैं, तो जैसे हमने पहले बताया कि ये एक नॉक्टर्नल स्पीशीज है, मतलब ये सिर्फ रात के टाइम पे ही एक्टिव रहती है, दिन में नहीं रहती। तो इनको जो देखना है या देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए हमें स्पेसिफिक टाइम चाहिए होता है, पर उनके बहुत सारे इनडायरेक्ट साइंस होते हैं जिनसे हम ये हेल्प कर पता लगा सकते हैं कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है। तो जो ये सारे साइंस दिए हुए हैं, ये बेसिकली सारे फ्लाइंग स्क्विरल्स के साइन हैं, जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि किसी एरिया में फ्लाइंग स्क्विरल्स के डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। तो मोस्टली जो आपको साइंस मिलेंगे ना, वो आपको खाने के ही मिलेंगे या फिर पैलेट्स के। पर पैलेट्स जो होते हैं वो उनके कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल होते हैं, और खरगोश काफी हद तक खरगोश के जैसे पैलेट्स होते हैं। तो अगर कोई पर्सन है जिसको आइडेंटिफाई करना इजीली आता है, देन वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बट इट इज डिफिकल्ट। पर अदरवाइज आप जैसे महुआ के पेड़ के पत्ते डाल पड़े हुए मिलेंगे, आपको पत्ते मिलेंगे जहाँ पे, या ये सब चीजें जो आपको फोटो में दिख रही है, ये सब जो होते हैं, ये सारे बेसिक साइंस है फ्लाइंग स्क्विरल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, जहाँ पे आपको रात को जाने की जरूरत नहीं है। पर आप जब भी ऐसे किसी भी साइन को आप कहीं पे देखेंगे, तो आप इजिली ये पता लगा सकते हैं कि वहां पे फ्लाइंग स्क्विरल्स रहती हैं या फिर रात को खाना खाने के लिए आती है। तो ये सारे हमने जब पूरे गुजरात का स्टडी किया था, हमने सारे फॉरेस्ट पैच कवर किए थे, तो वहां पे जो बेसिक हमारे जहां जहां पे आपको पिंक कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, वो सारे फ्लाइंग स्क्विरल्स के साइंस वाले लोकेशंस है। यहाँ यहाँ पे हमें गुजरात में मिले थे, जो कि था जाम्बूगोड़ा, रतन महल, शूलपानेश्वर, पूर्णा और वांसदा नेशनल पार्क। तो आपको इससे पता चलेगा कि जाम्बूगोड़ा और रतन महल वाला जो पार्ट है, पोर्शन जो है गुजरात का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लाइंग स्क्विरल के कंजर्वेशन और स्टडी से रिलेटेड। ओके, ये एनकाउंटर रेट है। दिस इज एनकाउंटर रेट बेसिकली कि आप जब किसी फॉरेस्ट में चल रहे हैं, कितने किलोमीटर्स पे आपको उसके किसी भी इंडिविजुअल्स के साइन या फिर आपको फ्लाइंग स्क्विरल्स दिख रही है। तो जब हमने जो ये ग्राफ दिख रहा है, उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब हम स्टडी कर रहे थे, तो जो नॉर्थ, हमने बेसिकली पूरे गुजरात को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, दैट इज नॉर्थ गुजरात, सेंट्रल गुजरात एंड साउथ गुजरात। तो कंपैरेटिवली जो सेंट्रल गुजरात है, वहां पे हमें फ्लाइंग स्क्विरल के नंबर्स, मतलब इंडिविजुअल्स जो थे, पॉपुलेशन काफी अच्छा मिला नॉर्थ और साउथ गुजरात के कंपैरिजन में। अब हम ये सब देख चुके हैं कि हमने हर बार डिस्कस किया कि सेंट्रल गुजरात में पॉपुलेशन ज्यादा है फ्लाइंग स्क्विरल्स की कंपेयर टू नॉर्थ और साउथ गुजरात। तो उसके जो बेसिक रीजंस है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के, किसी भी स्पीशीज के डिस्ट्रीब्यूशन में उनके जो फीडिंग बिहेवियर होता है, हैबिटाट है, उन सबका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सेंट्रल गुजरात की अगर हम बात करें, तो सेंट्रल गुजरात में जो ट्रीज स्पीशीज जो मिलती हैं बेसिकली, जिनके ऊपर फ्लाइंग स्क्विरल्स मोर डिपेंडेंट है अपने नेस्टिंग और फीडिंग के लिए, वो सेंट्रल गुजरात में काफी अच्छा है। मतलब वो डेंसिटी वाइज भी बहुत अच्छी है उनका, और स्पीशीज वेरिएशंस भी बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली जो सेंट्रल गुजरात है, वहां पे हमें साग, सादड़, टिमरू, उम्ब और धावड़ा, ये सब के पेड़ बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से फ्लाइंग स्क्विरल्स को एक अच्छा हैबिटाट मिल पा रहा है, और उसको फूड हैबिट्स जो है, मतलब जो उनके खाने की रिक्वायरमेंट है, वो भी काफी अच्छी पूरी हो रही है। नेस्टिंग की बात करते हैं, तो आपको इमेज में जो लेफ्ट साइड वाला दिख रहा है, वो बेसिकली एक फ्लाइंग स्क्विरल का नेस्ट है, जो कि उसने खुद से डिफाइन किया है। और जो राइट साइड में आपको दिख रहा है, वो एक महुआ का पेड़ है, जिसके ऊपर फ्लाइंग स्क्विरल्स ने नेस्टिंग बनाई हुई है। बेसिकली वो फ्लाइंग स्क्विरल्स जो होती हैं, वो
नेचुरल होल्स प्रेफर करती हैं, मतलब जहाँ पे कोई पेड़ अगर टूट गया है, किसी की ब्रांच अगर टूट गई है और वहां पे अगर छेद हो गया है या होल बन गया है तो वो यूज करती हैं, या फिर किसी और बर्ड्स जो होती हैं जैसे बारबिट्स है, या फिर कोई और जो बर्ड्स होती हैं जो कि पेड़ों के तने में रहना पसंद करती हैं, उनके जो खाली घोंसले जो होते हैं उनमें फ्लाइंग स्क्विरल्स बेसिकली प्रेफर करती हैं, वो अपना किसी भी तरह का घोंसला नहीं बनाती हैं। तो ये एक बेसिक एक्टिविटी और बिहेवियर दिखाया गया है फ्लाइंग स्क्विरल का, जो हमने जब ऑब्जर्वेशंस ले रहे थे तो हमने हर सीजन वाइज ऑब्जर्वेशन लिया था। तो ऑब्जर्वेशन सीजनल वाइज उनके जो एक्टिविटी पैटर्न होते हैं उसमें काफी वेरिएशंस आते हैं, पर जो मोस्टली कॉमन रहता है वो आप देख सकते हैं कि जो अर्ली आवर्स होते हैं, शाम मतलब सूरज ढलने के तुरंत बाद फ्लाइंग स्क्विरल्स बेसिकली निकलना शुरू हो जाती हैं, और वो अपनी जो बेसिक एक्टिविटीज होती है जैसे फीडिंग है, मूवमेंट है उनका, ब्रीडिंग का अगर है तो मेटिंग के लिए ढूंढना, मेटिंग पैटर्न्स उनके, पैलेटिंग है, स्कैटिंग है, सब चीजें वो जो रहती हैं उनकी, वो सारी एक्टिविटीज वो शुरू करती हैं। और वो अर्ली मॉर्निंग तक मतलब सुबह के 4-5 बजे तक वो एक्टिविटीज उनकी परफॉर्म मतलब कंटिन्यू रहती है, और उसके बाद सुबह जैसे ही सूरज निकलना शुरू होता है उससे पहले वो वापस अपने नेस्टिंग में चली जाती है। ये सारे फीडिंग बिहेवियर्स हैं। फ्लाइंग स्क्विरल बेसिकली एक फ्रगीवोरस एनिमल है, मतलब जो बेसिकली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ट्रीज के ऊपर। उनकी जो फीडिंग बिहेवियर जो रहता है वो ज्यादातर पेड़ों के आसपास ही रहता है, और उनके ही पार्ट्स रहते हैं, जैसे उनके पत्ते हैं, फूल है, कलियां हैं, फ्रूट्स रहते हैं। काफी बार जब कुछ सीजन में जब फ्रूट्स हर पेड़ों पे फल नहीं रहते या पत्ते नहीं रहते, जब इन सब चीजों की कमी हो जाती है खाने की, तो इनफैक्ट वो बार्क भी खाते हैं, मतलब पेड़ों का जो तने के ऊपर का जो लेयर होता है वो उस पर भी डिपेंड रह के खा सकती है। तो उनका जो वेरिएशन, फूड वेरिएशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, पर वो सब के सब जो है वो पेड़ों के कुछ स्पीशीज हैं, सेलेक्टिव स्पीशीज है फ्लाइंग स्क्विरल्स की, जिनके आसपास ही रहता है। तो उनमें से जो मोस्ट कॉमन है वो है सागवान है, साग के पेड़ होते हैं, महुआ के होते हैं, गुलमोहर का है, और ये सब जो रहते हैं, टिमरू है। फिर महुआ के तो वो बहुत से पार्ट्स यूज करती है, जैसे महुआ के ब्रांचेस भी वो खाती हैं, उसके पत्ते खाती हैं, फ्रूट्स खाती हैं। तो इस तरह से वो सभी चीजों के मतलब ज्यादातर जो उनके फीडिंग ट्रीज हैं वो स्पेसिफिक हैं, पर उनके मोस्ट ऑफ द जो पार्ट्स होते हैं ट्रीज के वो सारे वो यूटिलाइज करती हैं। नाउ वी आर कमिंग टू थ्रेड्स, मतलब अभी तक हमने देखा, पर कंजर्वेशन के इश्यूज से हिसाब से तो थ्रेड्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब हम कंजर्वेशन की बात करते हैं तो थ्रेड्स जो होते हैं वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो फ्लाइंग स्क्विरल्स के जो मेजर थ्रेड्स होते हैं, प्रेडेटर्स है, मतलब उनके भी जैसे हर जानवर को कोई ना कोई उनका फूड चेन में लिंक रहता है और कोई ना कोई उनको खाता है, सेम उसी तरह से फ्लाइंग स्क्विरल्स के भी रहते हैं जो कि रिकॉर्ड्स होते रहते हैं। जैसे स्नेक्स होते हैं वो भी फीड करते हैं फ्लाइंग स्क्विरल्स के, अगर बच्चे हैं तो उनके ऊपर भी स्नेक जो सांप होते हैं वो खाते हैं उन्हें, उल्लू खाते हैं उन्हें, लेपर्ड्स भी शिकार करते हैं, और उनके रिकॉर्ड्स भी हमेशा अक्सर आते रहते हैं। फिर सेकेंड है हैबिटाट डिग्रेडेशन। हैबिटाट डिग्रेडेशन की बात करें तो बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं, गुजरात के जो पार्ट्स हैं, जंगल है, वहां पे आज भी कटिंग और ये सारी चीजें मतलब होती है, आमतौर पे इलीगली वो चीजें रहती हैं। तो उसकी वजह से जो है वो पेड़ों को काफी नुकसान होता है, और उनकी नुकसान क्योंकि पेड़ों की कटाई हो रही है तो अल्टीमेटली वो जो है वो फ्लाइंग स्क्विरल्स को अफेक्ट करते हैं। फिर आता है फॉरेस्ट फायर्स। फॉरेस्ट फायर्स जो होते हैं वो बेसिकली जब भी कहीं पे होते हैं तो सबको पता है कि वो बहुत ज्यादा जितना वो लोअर वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं उतना ही ट्रीज की कैनोपीज को भी करते हैं, ट्रंक्स को करते हैं, जिनकी वजह से उनकी फीडिंग इकोलॉजी जो होती है फ्लाइंग स्क्विरल्स की वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। और ये चीजें काफी सारी हमें साउथ गुजरात में ज्यादा देखने को मिली, जहाँ पे फायर के केसेस जो होते हैं वो काफी ज्यादा है। तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट पैच होता है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहता है, जिसकी वजह से फ्लाइंग स्क्विरल्स उनको अवॉइड करती हैं उन एरियाज को यूज करने के लिए। फिर हंटिंग ऑफ फ्लाइंग स्क्विरल्स, ये बेसिकली ह्यूमन से रिलेटेड कंसर्न्स है। काफी सारे जगह पे जो पार्ट्स हैं वहां पे फ्लाइंग स्क्विरल्स को मारा जाता है उनके फ्लैश के लिए, मीट के लिए। और काफी सारी जैसी मिथ्स होती है, मतलब ऐसे लोगों में मान्यताएं होती हैं कि फ्लाइंग स्क्विरल्स जैसे जहाँ पे रहती है वहां पे मतलब गरीबी और इस तरह की चीजें रहती हैं जो कि नेगेटिव होती हैं उनके हिसाब से, और इसलिए वो फ्लाइंग स्क्विरल्स को पसंद नहीं करते। काफी सारी जगह पे ऐसा होता है जो फ्लाइंग स्क्विरल्स के पार्ट्स है, जैसे उसका खून है या फिर हड्डियां हैं,
उन सबको वो लोग ऐसा समझते हैं कि वो एक न्यूट्रिशनल ड्रिंक जैसा है, जो कि बच्चे को अगर पिलाया जाए तो उससे बच्चे की इम्यूनिटी जो है और ओवरऑल हेल्थ जो है वो बहुत अच्छा होता है। तो उसकी वजह से भी फ्लाइंग स्क्विरल्स को काफी जगह पे ये मारा जाता है, और ये सारी चीजें काफी उन जगह पे ज्यादा प्रोमिनेंट रहती है जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं। फिर दूसरे जो अदर फैक्टर्स होते हैं, हाई फोकस टॉर्चेस एंड फ्लैश लाइट्स, मतलब काफी जगह पे फ्लाइंग स्क्विरल्स को एक अच्छे मतलब काफी अट्रैक्टिव एनिमल की तरह देखा जाता है, जहाँ पे फोटोग्राफी और इन सबसे कंसर्न रिलेटेड चीजों से लेके लाइट्स और फोकस फ्लैश, इन सब का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है उसकी फोटोग्राफी के लिए, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उसका जो फ्लाइट ग्लाइडिंग जो बिहेवियर है वो अफेक्ट होता है। क्योंकि फ्लाइंग स्क्विरल्स का जब वो ग्लाइड करना शुरू करती है, दे ऑलवेज क्लाइंब ऑन अ ट्री, मतलब वो एक पेड़ के ऊपर हमेशा किसी हाई पॉइंट पे जाती हैं चढ़ के, और वहां से वो बेसिकली ग्लाइड करके दूसरे पार्ट में आती है या दूसरे ब्रांचेस या दूसरे ट्रीज पे जाती है। पर जब हम, और वो जो चीजें रहती है उसके लिए वो एक परफेक्ट रेशियो है जो है उसका, वो कैलकुलेट करके उसके बाद ही वो ग्लाइड लेती है और अपना स्पीड डिस्टेंस सब मेंटेन करके वो चलती है। पर जब हम फ्लैश लाइट्स या टॉर्चेस जब हम उनके ऊपर डालते हैं तो उनका जो वो कैलकुलेशन होता है कि उनकी स्पीड किस हिसाब से होनी चाहिए, ग्लाइडिंग का डायरेक्शन कौन सा होना चाहिए, वो सारी चीजें अफेक्ट करती हैं, और उस डिस्टर्बेंस की वजह से एक्सीडेंट्स के चांसेस उनके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सेकेंड है बार्ब्ड वायर्स। आप सबने देखा होगा, जो सेकेंड फोटो दिख रही है आपको नीचे से लोअर, वो फोटो पोलो फॉरेस्ट की है गुजरात के, और वहां पे ऐसे ना फेंस लगे हुए हैं फॉरेस्ट के पास, ताकि जो वाइल्ड एनिमल्स है वो लिविंग एरियाज या विलेजेस के आसपास ना जाए। पर फ्लाइंग स्क्विरल जब ग्लाइड करती हैं तो काफी बार एक्सीडेंटली वो उनके ऊपर गिर जाती है, और उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ग्लाइडिंग पोटेशियम जो होता है स्किन, वो डैमेज होता है, और उसकी वजह से उनके जो ग्लाइडिंग पार्ट जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो फिर उड़ नहीं पाती। और दूसरा कि ये कि जब फ्लाइंग स्क्विरल्स जब एक्सीडेंट होता है उनका, तो बेसिकली उनका जो पैटर्न है वो ग्लाइडिंग का है, तो अगर ग्लाइडिंग पार्ट को अफेक्ट होता है तो वो ग्लाइड नहीं कर पाती है, और काफी बार उनकी डेथ भी हो जाती है उस चीजों में। फिर रोड्स एंड हाईवेज, ये सारी चीजें, रोड्स एंड हाईवेज अगेन वही प्रॉब्लम करती हैं कि जहाँ पे रोड और या फिर हाईवे फॉरेस्ट के बहुत क्लोजली जा रहा है, तो वहां पे जो हाईलाइट्स होती हैं हेडलाइट्स की वजह से, जो ज्यादा क्वांटिटी में लाइट्स होती है व्हीकल्स की, वो जो है वो अगेन डिस्टर्ब क्रिएट करती है फ्लाइंग स्क्विरल्स को ग्लाइड डायरेक्शंस लेने में और डिसीजन मेकिंग में, जिसकी वजह से उनके एक्सीडेंट्स, रोड्स की वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज हम देख लेते हैं। किसी भी चीज स्पीशीज को अगर हमें कंजर्व करना है तो सबसे पहले हमें उसके पॉपुलेशन नंबर और स्टेटस का पता होना चाहिए, जिसके लिए हमें मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे स्टेट्स, मतलब किसी भी स्टेट्स में काफी सारे मतलब फ्लाइंग स्क्विरल्स को लेके कोई इतना कंसर्न नहीं है जहाँ पे मॉनिटरिंग हो सके, रेगुलर मॉनिटरिंग या काउंटिंग या सेंसस जैसी कोई भी एक्टिविटीज की जाती हो। जैसे काफी सारे स्टेट्स जो हैं वो डिफरेंट जो लार्ज कार्निवोर्स होते हैं या फिर एनिमल्स है उन सब की काउंटिंग करते हैं, पर फ्लाइंग स्क्विरल की यूजुअली कहीं पर भी काउंटिंग नहीं होती, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा डेटा डिफिशिएंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंजर्वेशन के लिए अगर हम देखें तो हमें उसका पॉपुलेशन स्टेट और उसके लिए रेगुलर काउंटिंग या उनका जो स्टेटस है वो मॉनिटर करने की जरूरत है। सेकेंड, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, बिकॉज फ्लाइंग स्क्विरल्स का फीडिंग हैबिट जो है वो भी फॉरेस्ट से रिलेटेड है, और उनका रहना, ग्लाइडिंग बिहेवियर, मूवमेंट, सब चीजें जो है वो सबके सब फॉरेस्ट से डिपेंडेंट है। तो इसलिए जो फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन होता है, दैट इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ फ्लाइंग स्क्विरल्स। तो फॉरेस्ट फायर हमें कंट्रोल करने चाहिए, जिससे कैनोपी जो है, फॉरेस्ट की कैनोपी है वो मेंटेन हो सके, लॉन्ग लास्टिंग रहे, ताकि जो फ्लाइंग स्क्विरल्स है दे डोंट गेट डिस्टर्ब ड्यू टू फॉरेस्ट फायर्स। फिर फॉरेस्ट कटिंग हमें रोकनी चाहिए। फिर थर्ड इज कंजर्वेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। इसमें बेसिकली हमने जो रखा था वो है कि फॉरेस्ट स्टाफ जो होता है उनको हमें ज्यादा अवेयर करने की जरूरत है फ्लाइंग स्क्विरल्स को लेकर। ये जरूरी नहीं है कि हमें वो स्पीशीज को नोटिस करने के लिए या उसकी मूवमेंट देखने के लिए हमें रात में ही जाना है, पर जब दिन में नॉर्मल गश्ती होती है या फिर वो लोग कहीं पे मूव कर रहे हैं किसी फॉरेस्ट पैच में, तो जो साइंस होते हैं फ्लाइंग स्क्विरल्स के, वो भी सिंपली वो देख के वो पता लगा सकते हैं कि फ्लाइंग स्क्विरल्स किस एरिया में प्रेजेंट है। एक डिस्ट्रीब्यूशन जो फ्लाइंग स्क्विरल्स है वो उसका जो एरिया होता है, हैबिटाट होता है, वो ज्यादा लंबा नहीं होता, वो अपने फॉरेस्ट जो नेस्टिंग साइट्स होती है उनसे वो ज्यादा दूर प्रेफर नहीं करती, मैक्सिमम उनका
1 से 2 किलोमीटर तक का ही डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, वो उसके बाद कभी भी ट्रेवल नहीं करती। तो अगर आपको किसी एरिया में, फॉरेस्ट में आपको कोई साइन मिल रहा है फ्लाइंग स्क्विरल्स का, तो इसका इनडायरेक्ट साइन ये है कि फ्लाइंग स्क्विरल का जो नेस्टिंग होगा वो कहीं ना कहीं उसी के आसपास है और फ्लाइंग स्क्विरल का डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी रेंज में है। तो आप उस बेसिस पे फ्लाइंग स्क्विरल का डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर सकते हैं किसी भी फॉरेस्ट पैच में, और उसका कंजर्वेशन जो है वो वहां पे हम अच्छे तरह से किया जा सकता है। देन कम्स द हैबिटेट मैनेजमेंट। हमें जब भी हम फॉरेस्ट्री काफी बार जो प्लांटेशन हम करते हैं या जो डिस्ट्रक्ट हो चुके हैं फॉरेस्ट पैचेस और उसके आसपास जो एरियाज रहते हैं, जैसे जो विलेज रहते हैं, वहां पे भी काफी बार आपको फ्लाइंग स्क्विरल्स दिखेंगी। अगर फ्लाइंग स्क्विरल वहां पे उस विलेज के आसपास अगर उसकी फीडिंग स्पीशीज प्रेजेंट है तो काफी बार जब हम प्लांटेशंस करते हैं तो हम ऐसे प्लांट्स को चूज करते हैं जो बहुत जल्दी ग्रो होता है। पर अगर हम फ्लाइंग स्क्विरल्स के कंजर्वेशन की बात करें तो बेसिकली हमें जिस एरियाज में फ्लाइंग स्क्विरल्स है वहां पे हमें उन स्पीशीज को ग्रो करने की ज्यादा जरूरत है जो फ्लाइंग स्क्विरल्स को खाना प्रोवाइड कर सके या फिर उसको नेस्टिंग प्रोवाइड कर सके, जैसे कि सादड़ है, महुआ है, टिमरू है। ये सारे जो प्लांट्स होते हैं ये ह्यूमंस के भी यूज के होते हैं और फ्लाइंग स्क्विरल्स भी इनको बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली यूज करती हैं। तो जब हम हैबिटेट मैनेजमेंट की बात करते हैं या फिर प्लांटेशन की बात करते हैं तो हमें इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनको ज्यादा कंसिडरेशन देना चाहिए फ्लाइंग स्क्विरल हैबिटेट्स में। ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड, मतलब ये तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले काफी इसको कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी ये प्रॉब्लम्स आती है कि जहाँ पे लकड़ी काटना या इन सब का होता है, क्योंकि जो लोग होते हैं वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी होती है वो बेसिकली फॉरेस्ट पे ज्यादा डिपेंडेंट है। तो अगर हम उनको एक्स्ट्रा मतलब अलग से कोई लाइवलीहुड प्रोवाइड करें, सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करें, तो बेसिकली उनका जो डिपेंडेंस है फॉरेस्ट पे उसे हम कम किया जा सकता है। नेक्स्ट थिंग इज अवेयरनेस, एजुकेशन एंड पब्लिक सपोर्ट। फ्लाइंग स्क्विरल जो होती है वो बेसिकली रात को निकलती है, इसलिए शायद उनका जो लोगों को पता होना चाहिए जितना कि वो दूसरे स्पीशीज को लेके अवेयर रहते हैं, उतना ज्यादा अवेयरनेस लोगों में नहीं है फ्लाइंग स्क्विरल्स को लेकर। और दूसरी बात ये भी है कि फ्लाइंग स्क्विरल्स को लेके किसी भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता लोगों पे, मतलब वो किसी भी तरह के फसल को या मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमंस को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो काफी सारी जो चीजें होती हैं लोगों में अंडरस्टैंडिंग होती है वो काफी कम होती है फ्लाइंग स्क्विरल्स को लेकर। तो एक चीज ये है कि हमें लोगों को उस चीज को अवेयर करवाना चाहिए फ्लाइंग स्क्विरल के प्रेजेंस को लेकर, उनके जो फीडिंग या जो बेसिक बिहेवियर होता है उस चीज को लेकर, ताकि हम स्पीशीज कंजर्वेशन में वहाँ के जो लोकल्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जा सके। सेकेंड थिंग इज मिथ्स एंड टबूज। जैसे मैं कि मैंने बताया कि काफी सारे जो पार्ट्स होते हैं, स्पेशली जो ट्राइबल कम्युनिटीज जहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं, वहाँ पे फ्लाइंग स्क्विरल्स का जो शिकार होता है वो काफी हद तक बहुत ही ज्यादा होता है वो। तो उसको कम करने के लिए काफी चीजें जो है हमें उसमें अवेयरनेस लाने की जरूरत है, उनको वो चीजें समझाने की जरूरत है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो ब्लड उनके खून पे है या फिर हड्डियों पे काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है फ्लाइंग स्क्विरल्स को, और बेसिकली उनको ऐसा कंसीडर किया जाता है कि जिससे उनके बच्चों को काफी सारी जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व की जा सकती है। तो इस टाइप की जो चीजें रहती है हमें जो लोग होते हैं उनको ये समझाने की जरूरत है ताकि वो उनका जो शिकार है वो कम किया जा सके। साइंटिफिक रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, गुजरात में जैसे कि अभी तक गुजरात की अगर पर्सपेक्टिव करें तो गुजरात में भी ये पहला स्टडी था फ्लाइंग स्क्विरल्स पे। बट आई थिंक हमेशा किसी भी स्पीशीज को जहां तक कोई एक पर्सन लेके जा रहा है उसके बाद हमेशा उसको आगे बढ़ाने की जरूरत होती है, ताकि उसके कंजर्वेशन जो इश्यूज हैं और जो उनके मॉनिटरिंग की चीजें होती हैं उनको ज्यादा फोकस किया जा सके और उनके से जो चीजें रिलेटेड होती हैं उनको आगे बढ़ाया जा सके ताकि स्पीशीज कंजर्वेशन में हेल्प मिल सके। ओके, that's all. Thank you. Thank you, Nisha. You had wonderfully explained all the pictures.